सब्सक्राइब कीजिए स्टडी का खजाना यूट्यूब चैनल को और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और ये बिल्कुल फ्री है। वेलकम टू स्टडी का खजाना। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ट्रिक हम बताने वाले हैं और ऐसे ट्रिक जिनको करके आप क्वेश्चंस को लेस देन 1 मिनट में कर सकते हैं। आपको सिंपली ट्रिक अप्लाई करना है एंड यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। सो लेट्स सी दिस क्वेश्चन। यहाँ पर ये प्रश्न दिया गया है, एक परीक्षा में शांता ने कमला से 10 अंक कम प्राप्त किए, शारदा ने कमला से 5 अंक अधिक प्राप्त किए, सबके कुल प्राप्त अंक 442 हैं। शांता ने कितने अंक प्राप्त किए? उसी तरह से प्रश्न दिया गया है, इन एन एग्जामिनेशन शांता गॉट 10 मार्क्स लेस देन कमला एंड शारदा गॉट 5 marks more than Kamla. If the total marks obtained by all the three is 442, find the marks obtained by Shanta. So this is actually a very lengthy question, but if you apply the tricks, then you can solve this question very easily. This is a very easy question. And if you apply the tricks, it is a very easy question. Otherwise, it is a lengthy question. So, and this is very important question. So, what is the trick? Let's see that. So, firstly, आपको करना क्या है, आपको 3 फिगर बनाने हैं। आपने शांता का फिगर बना लिया और यहाँ पे कमला का बना लिया और तीसरा फिगर हमने बना लिया शारदा का। तो यहाँ पर हमने सिंपली फिगर बना लिए। अभी हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पे हमें प्रश्न में यहाँ पे एक ट्रिक क्या है, इस क्वेश्चन का सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रिक क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रिक है कि हमें बोला गया है कि शांता, कमला और शारदा तीनों ने जो मार्क्स ऑब्टेन्ड किए, अगर इन तीनों का टोटल करें तो वो कितना दिया है? वो हमें 442 दिया है। वो कितना दिया है? वो हमें दिया है 442। सो दिस इज अ ट्रिक इन दिस क्वेश्चन। सो अगर आप यहाँ पे ट्रिक देखें तो ट्रिक यही है। ट्रिक क्या है? ट्रिक यही है कि हमें बोला गया है कि शांता, कमला, शारदा इन्होंने जो मार्क्स ऑब्टेन्ड किए, अगर इन तीनों का टोटल करें तो कितना आएगा? वो आएगा 442। अब यहाँ पे सिंपली हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे ट्रिक की जो एक मेन पोर्शन है वो क्या है, हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 ऑप्शन पुट करेंगे और यहाँ पे मार्क्स सब्स्टिट्यूट करेंगे और देखेंगे कि हमारा टोटल सम 442 आ रहा है या नहीं आ रहा है। सो यहाँ पे देख लीजिए, हाँ यहाँ पर हमें जो ऑप्शन 1 दी है वो ऑप्शन दी है 139। यानी उसने प्रश्न पूछा क्या है? प्रश्न उसने पूछा है शांता ने कितने अंक प्राप्त किए और उसने 4 ऑप्शंस दी हैं। यानी शांता ने जो अंक प्राप्त किए वो इन 4 ऑप्शनों में से ही होगा, बाहर से नहीं होगा। Got it? This is a very logical funda. Just try to understand it. यहाँ पे बोला गया है शांता ने कितने अंक प्राप्त किए, फाइंड द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय शांता। यानी जो शांता ने मार्क्स ऑब्टेन्ड किए वो इन 4 ऑप्शन में से ही होगा। तो हम क्या करेंगे, हम शांता की जगह 139 पुट कर देंगे। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द ट्रिक। अब यहाँ पे दूसरा स्टेप क्या आता है? दूसरा स्टेप आता है कि कमला के मार्क्स कितने होंगे, और कमला के मार्क्स की अगर हम यहाँ पे कंडीशन देखें तो यहाँ पे प्रश्न में दिया गया है कि परीक्षा में शांता ने कमला से 10 अंक अधिक प्राप्त किए। शांता ने कमला से 10 अंक कम प्राप्त किए। यानी शांता के मार्क्स जो हैं वो कमला से 10 कम हैं। यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए, शांता ने जो मार्क्स ऑब्टेन्ड किए वो कमला से कितने कम हैं? वो कमला से 10 अंक कम हैं। तो यहाँ पे कमला के मार्क्स कितने आ जाएंगे? यहाँ पे कमला के मार्क्स 149 आ जाएंगे। यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ पे बोला गया है कि शांता ने कमला से 10 अंक कम प्राप्त किए। तो यदि शांता ने 139 प्राप्त किए तो कमला ने कितने प्राप्त किए? कमला ने 149 प्राप्त किए। क्योंकि पहली लाइन में हमें दिया गया है कि शांता गॉट 10 मार्क्स लेस देन कमला। यानी शांता ने 139 प्राप्त किए तो कमला ने 10 उससे ज़्यादा किए, तो 149। तो कमला हमने यहाँ पे पुट कर दिया।
अब यहाँ पे क्या बोला गया था, हमें बोला गया था कि शारदा गॉट 5 मार्क्स मोर देन कमला, यानी कमला के अंकों में हम 5 ऐड कर देंगे तो शारदा के अंक आ जाएंगे। यहाँ पे सिर्फ प्रश्न में देखिए, यहाँ पे बोला गया है शारदा ने कमला से 5 अंक अधिक प्राप्त किए, तो यहाँ पे शारदा ने कमला से 5 अंक अधिक प्राप्त किए, तो कमला की कितने थे 149, और शारदा ने कमला से 5 अंक शारदा ने कमला से 5 अंक अधिक प्राप्त किए, तो 149 में 5 ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा, यहाँ पे ऐड करके आ जाएगा 154। और यहाँ पे अगर हम देखें, अगर हम तीनों का सम करें तो यहाँ पे तीनों का सम करके यहाँ पे आ जाएगा, अगर हम तीनों का, शांता, कमला और शारदा ने कितने अंक प्राप्त किए, अगर हम तीनों का टोटल करें तो टोटल हमारे पास आ जाएगा 442। जब हमारे पास तीनों का सम करके 442 आ गया, यानी हमारी जो ऑप्शन 1 है वो करेक्ट है। यहाँ पे सिंपली यही ट्रिक रहने वाला है, यहाँ पे जो पूछा गया है वही हम पुट कर देंगे। शांता ने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए 139, उस तरह से कंडीशन अप्लाई करके तीनों का सम 442 आना चाहिए। सो इफ वी सी द चॉइसेस, सो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट चॉइस। सो आई होप यू गेट दिस ट्रिक। सो द ऑप्शन 1 is the correct choice. So this is how this question will done. So let's see another question. So this is similar question as we have done the trick earlier. Okay, so before watching this question, I suggest you just pause the video and just solve it by yourself. Okay, and then just come back. Have you got it or not? Okay, so let's start. एक परीक्षा में करण ने रोहित से 4 अंक कम प्राप्त किए, उमेश ने रोहित से 7 अंक अधिक प्राप्त किए, सबसे कुल प्राप्त अंक 102 हैं। करण ने कितने अंक प्राप्त किए? In an examination, Karan got 4 marks less than Rohit and Umesh got 7 marks more than Rohit. If the total marks obtained by all the three is 102, find the marks obtained by the Karan. So, as we have done the previous trick, पहले वाला ट्रिक क्या था, हम क्या करेंगे, हमारे पास जो स्टूडेंट दिए गए हैं, जैसे यहाँ पे करंट स्टूडेंट दिया है, फिर रोहित है, फिर यहाँ पे उमेश दिया है, तो हमने यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर लिए, करण, रोहित एंड उमेश। अब यहाँ पे हम सिमिलर ट्रिक लगाएंगे, हम ऑप्शंस देखेंगे। यहाँ पे करण का मार्क्स ऑब्टेन कितने किए उसने, और रोहित ने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए, और उमेश ने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए, इन तीनों का सम कितने रहने वाला है, इन तीनों का सम रहने वाला है 102। पर यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हम 24 पुट करेंगे करण के मार्क्स, क्योंकि ऑप्शन 1 से हम स्टार्ट करेंगे, तो ऑप्शन 1 हमें दी थी 24। क्योंकि यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ पे बोला गया है करण ने कितने अंक प्राप्त किए, तो ऑप्शन इन 4 ऑप्शन में से ही रहने वाले हैं जो करण ने अंक प्राप्त किए। उसी तरह से बोला गया है फाइंड द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय करण, यानी पूछा गया है ये फाइंड द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय करण, तो यानी करण ने जितने भी अंक प्राप्त किए वो इन 4 ऑप्शनों में से ही रहने वाले हैं। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द ट्रिक। सो यहाँ पे हमने मान लिया कि 24 मार्क्स करण के हैं, क्योंकि इन चारों ऑप्शनों में से ही रहने वाले हैं जितने मार्क्स करण ऑब्टेन करेगा। और हमें पता है कि रोहित कितने मार्क्स ऑब्टेन करेगा, यहाँ पे बोला गया है करण गॉट 4 मार्क्स लेस देन रोहित, करण ने रोहित से 4 अंक कम प्राप्त किए, यानी करण की अगर हम कंपैरिजन करें रोहित के साथ, तो करण के मार्क्स रोहित से 4 अंक कम हैं। तो अगर करण के 24 मार्क्स हैं तो रोहित के कितने होंगे, रोहित के होंगे 28, क्योंकि 28 मार्क्स होंगे, क्योंकि करण के मार्क्स रोहित के मार्क्स से 4 कम हैं। तो यानी अगर करण के 24 हैं तो ऑब्वियस सी बात है रोहित के 28 होंगे, क्योंकि करण के मार्क्स रोहित के मार्क्स से 4 कम हैं। सो दिस इज हाउ वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन टू अप टू दिस स्टेप। सो
अब यहाँ पे बोला गया है कि उमेश के कितने मार्क्स होंगे। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हमें पता है कि तीनों का सम कितना रहना चाहिए, 102। बट यहाँ पे बोला गया है उमेश गॉट 7 मार्क्स मोर देन रोहित, यानी उमेश के ने जो जितने अंक प्राप्त किए वो रोहित से कितने ज़्यादा हैं। उमेश गॉट 7 मार्क्स मोर देन रोहित, यहाँ पे बोला गया है उमेश ने रोहित से 7 अंक अधिक प्राप्त किए। तो यानी अगर रोहित ने 28 मार्क्स ऑब्टेन्ड किए तो उमेश ने कितने मार्क्स ऑब्टेन्ड किए, उमेश ने 35 मार्क्स ऑब्टेन्ड किए। क्यों? क्योंकि उमेश ने रोहित से 7 मार्क्स ज़्यादा प्राप्त किए। सो दिस इज हाउ दिस क्वेश्चन विल डन। अभी यहाँ पे बोला गया है कि तीनों का सम, यहाँ पे हमें पता है, वी नो दैट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ऑल द थ्री इज 102। सो let's see this. So if we add them 24, 28, 35, so the sum will be 87. तो हमें यहाँ पे क्या पता लगा, हमें ये पता लग गया कि ऑप्शन 1 इज द रॉन्ग चॉइस। ऑप्शन 1 नहीं रह सकती, क्योंकि जब हमने करण के मार्क्स 24 पुट किए और उसके हिसाब से रोहित के निकाले और उमेश के निकाले, तो हमारा सम कितना आना चाहिए था, हमारा सम आना चाहिए था 102। बट वी आर नॉट गेटिंग द सम 102, सो वी विल से the sum of 3 student is not 102, so we will say that option 1 is the wrong choice. So this is how this trick will work. So अभी हम क्या करेंगे, so let's go for the second options. So what is the second option? In the second option we will assume that we will take all the scenario again, और हम वही सिनेरियो लेंगे कि तीनों का सम कितना आना चाहिए, तीनों का सम आना चाहिए 102। तो हम सेकंड ऑप्शन दी है 25, तो हम करण के मार्क्स पुट कर देंगे यहाँ पे 25, तो रोहित के कितने आ जाएंगे, क्योंकि बोला गया है कि करण ने रोहित से 4 अंक कम प्राप्त किए। करण गॉट 4 मार्क्स लेस देन रोहित। तो यहाँ पे अगर करण के 25 हैं तो रोहित के कितने आ जाएंगे, रोहित के आ जाएंगे 29, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर करण के 25 हैं तो रोहित के 4 ज़्यादा ही होंगे, क्योंकि बोला गया है कि करण ने रोहित से 4 अंक कम प्राप्त किए और 25 जो है वो 29 से 4 कम है। सो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द मार्क्स ऑफ रोहित। और हमें बोला गया है कि उमेश ने रोहित से 7 अंक अधिक प्राप्त किए, यानी अगर रोहित ने 29 मार्क्स ऑब्टेन किए तो उमेश के कितने आ जाएंगे, उमेश के मार्क्स आ जाएंगे 36। सो इन द सिमिलर मैनर वी विल ऐड देम ऑल ऑफ देम। तो इनका सम कितना आना चाहिए, इनका सम आना चाहिए 102, बट इफ वी आर एडिंग देम वी आर गेटिंग ए सम ऑफ 90। सो अब इन तीनों का सम कितना आ रहा है, तीनों का सम आ रहा है 90, और हमारा सम कितना आना चाहिए, हमारा सम आना चाहिए 102। सो इन द सिमिलर वे वी कैन से दैट 90 which is the wrong sum, so in that manner we can say that option second also is the wrong choice. So we will go for the third option. हम तीसरी ऑप्शन पे जाएंगे। तीसरी ऑप्शन में हमें बोला गया है 29, क्योंकि हमें पूछा क्या गया है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। हमें बोला गया है करण ने कितने अंक प्राप्त किए, यानी इन चारों ऑप्शनों में से हम 1 by 1 चेक करेंगे। करण के मार्क्स हम पुट यहाँ पे कर देंगे 29, यहाँ पे 29 पुट कर देंगे, और यहाँ पे उसी हिसाब से हम निकालेंगे कि रोहित के कितने मार्क्स निकले और उमेश के कितने मार्क्स निकले। तो करण के मार्क्स आ गए यहाँ पे 29। तो यहाँ पे दोबारा से वही सारी कंडीशनें प्रोसेस करेंगे। यहाँ पे बोला गया था एक परीक्षा में करण ने रोहित से 4 अंक कम प्राप्त किए, यानी अगर करण के 29 हैं और 29 मार्क्स जो हैं उसने रोहित से 4 कम प्राप्त किए हैं, तो रोहित के कितने मार्क्स आ जाएंगे, यहाँ पर रोहित के मार्क्स आ जाएंगे 33। अब यहाँ पे देख लीजिए 29 जो है वो 33 से 4 कम है, यानी करण ने रोहित से 4 अंक कम प्राप्त किए तो रोहित के 33 मार्क्स इस तरह से हो जाएंगे। और उसी तरह से उमेश गॉट 7 मार्क्स मोर देन रोहित, उमेश के मार्क्स रोहित से 7 ज़्यादा हैं, तो हम क्या करेंगे, सिंपली रोहित में 7 ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे उमेश के मार्क्स आ जाएंगे 40। अब इन तीनों का सम करेंगे और हम देखेंगे क्या इन तीनों का सम 102 आ रहा है।
So if we are adding all of them, so we are getting a sum of 102. So we can say that we are simply getting a sum of 102, which is also given in the question. So in that manner we can say that option third is the right choice. So यहाँ पे इस ट्रिक को जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको, अभी ये लेंथी लग रहा है, पर जब आप बार बार बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये बहुत इजी लगने वाला है. सो आई होप यू गेट दिस वन. यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, एक निश्चित यात्रा का 1/3 भाग 25 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तय किया जाता है, 1/4 भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से और शेष 50 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तय किया जाता है. पूरी यात्रा के लिए औसत गति है. 1/3 of a certain journey is covered at a rate of 25 km per hour, 1/4 of at the rate of 30 km per hour, and rest at 50 km per hour. The average speed for the whole journey is. The options are given. So firstly you should understand what is the formula of the average. The formula of the average is the total distance covered डिवाइडेड बाय टोटल टाइम. यानी औसत क्या है? औसत कुल दूरी और कुल डिवाइड बाय कुल समय. यहाँ पर हमें सबसे पहले इस प्रश्न के अंदर मानना पड़ेगा कि हमें डिस्टेंस कितना दिया गया है. अगर आप इस क्वेश्चन में देखें तो हमें डिस्टेंस नहीं दिया है, हमें सिंपली बोला गया है कि कुछ एक डिस्टेंस है 1/3, वो 25 किलोमीटर पर आवर से हम कवर करते हैं, और 1/4 जो डिस्टेंस है, 1/4 भाग, हम 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करते हैं, और शेष भी हम इतनी स्पीड से तय करते हैं. तो हमें औसत गति निकालनी है. तो यहाँ पे दूरी तो हमें नहीं दी गई है, तो हमें दूरी मान के चलनी है 60 किलोमीटर. अभी दूरी 60 किलोमीटर ही क्यों माननी है? हम इसको कुछ और भी मान सकते हैं. वट मेक श्योर जो भी आप ये दूरी मान रहे हैं वो 3 से डिविजिबल होनी चाहिए और 4 से डिविजिबल होनी चाहिए. 3 और 4 से डिविजिबल होनी चाहिए. और इस तरह से अगर हम देखें तो वो यहाँ पे इस तरह से 3 और 4 से डिविजिबल होनी चाहिए. यहाँ पर हमारे पास कुल दूरी हम मान के चले थे 60 किलोमीटर, और हम यहाँ पे देखेंगे कि ये जो 1/3 भाग है, जो 1/3 पोर्शन है, वो कवर हो रहा है 60 के, वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? अगर हम देखें 60 को डिवाइड करें 3 से तो यहाँ पे आ जाएगा 20, यानी 1/3 भाग कितना हुआ? यानी 60 किलोमीटर का 1/3 भाग कितना हो जाएगा? यानी सिंपली 60 को डिवाइड करो 3 से तो वो आ जाएगा 20 किलोमीटर. उसी तरह से हम बात करेंगे 60 किलोमीटर का वो जो 1/4 पोर्शन होगा, 1/4 भाग होगा, वो कितना हो जाएगा? तो हम क्या करेंगे? सिंपली 60 को डिवाइड करेंगे 4 से तो यहाँ पे आ जाएगा 15 किलोमीटर. और हमें बोला गया है कि ये जो शेष भाग है, जो ये रिमेनिंग पोर्शन है, शेष भाग है, तो शेष भाग कितना आ जाएगा? शेष भाग यहाँ पर आ जाएगा 25. क्यों आ जाएगा 25? क्योंकि 20 किलोमीटर 1/3 भाग था और 1/4 भाग था, यानी वो आ गया 15 किलोमीटर. तो ऑब्वियस सी बात है 20 में 15 ऐड करें, यहाँ पे आ जाएंगे 35, और 35 में कितने ऐड करेंगे? 60 आए, क्योंकि टोटल डिस्टेंस हमारे पास है 60. सो शेष जो भाग है वो पोर्शन हमारे पास आ रहा था 25. तो इस तरह से यहाँ पे कंडीशन दी गई थी कि 60 किलोमीटर, यानी हम दूरी मान के चल रहे थे 60 किलोमीटर. अभी यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन को समझे तो यहाँ पे बोला गया था, यानी 60 किलोमीटर का जो 1/3 पोर्शन यानी 1/3 पोर्शन था, उसकी स्पीड कितनी थी? उसकी स्पीड थी 25 किलोमीटर पर आवर, यानी 25 किलोमीटर प्रति घंटा. और 60 किलोमीटर यानी कुल दूरी का 1/4 भाग कितनी स्पीड से तय किया जाता है? तो वो यहाँ पे दिया गया था 30 किलोमीटर प्रति घंटा. और यहाँ पे बोला गया था जो रिमेनिंग पोर्शन है वो किस चाल से तय किया जाता है? तो हाँ, यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दिया गया है 50 किलोमीटर प्रति घंटा.
यानी 50 किलोमीटर पर आवर। अब हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, हम यहाँ पे सिंपली बोलेंगे कि एवरेज किस तरह से निकालेंगे। तो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए समय कैसे निकालते हैं। समय का फार्मूला रहता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, यानी दूरी बटा गति। यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे क्योंकि एवरेज का फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस तो हमने पहले ही मान लिया है कि टोटल डिस्टेंस हमारा 60 किलोमीटर है। बट टोटल टाइम कितना होगा, टोटल टाइम हमें ये जो 3 एरो लगाए हैं, इन तीनों एरोज का अलग अलग टाइम रहेगा, और वो जो टोटल टाइम होगा वो यहाँ पे टोटल टाइम यानी टोटल टाइम फार्मूला के अंदर हम पुट करेंगे और सिंपली हमारे पास एवरेज का फार्मूला आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे सिंपली देखें, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हमने लिख दिया 60, यानी 60 क्या था, न्यूमरेटर अंश में देखें तो यहाँ पे हमने लिखा है 60 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे देख लीजिए ये जो फर्स्ट पोर्शन था उसका टाइम कितना आ जाएगा, क्योंकि टाइम का फार्मूला ही क्या रहता है, टाइम का फार्मूला रहता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, यानी 1/3 भाग में दूरी कितनी थी 20 किलोमीटर और गति कितनी थी, वेलोसिटी कितनी थी 25 किलोमीटर पर आवर। उसी तरह से यहाँ पे देख लीजिए, इस तरह से इस यहाँ पोर्शन, पहले पोर्शन में यानी 1/3 ऑफ ए पोर्शन में टाइम निकालना था, तो टाइम कितना था, दूरी कितनी थी 20 किलोमीटर और वेलोसिटी कितनी थी 25 किलोमीटर पर आवर। अगर हम दूसरे यहाँ पे दूसरे यानी ये जो 1/4 भाग है, 1/4 भाग में भी टाइम निकालेंगे, तो दूरी कितनी थी 15 किलोमीटर और गति कितनी थी 30 किलोमीटर प्रति घंटा। और उसी तरह से ये जो थर्ड पोर्शन है, ये जो शेष पोर्शन है, यहाँ पे हमारे पास दूरी कितनी दी थी 25 किलोमीटर और वहाँ पे जो स्पीड दी थी वो कितनी दी थी 50 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे सिंपली हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके, यानी ये डिवाइडेड बाई का साइन है, उसको हम ये जो भाग का साइन होता है ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी 60 को भाग करेंगे इस पूरे के साथ 20/25 प्लस 15/30 प्लस 25/50। अभी हम यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे देखो 5 का टेबल पढ़े, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, यानी 20/25 को हमने लिख दिया 4/5। अगर 15 का टेबल पढ़े यानी 15 1 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, यानी 15/30 को हमने क्या लिख दिया 1/2। उसी तरह से 25 का टेबल पढ़ें तो 25 1 ज़ा 25 एंड 25 2 ज़ा 50, यानी 25/50 को हमने लिख दिया 1/2। अभी हम सिंपली इस इक्वेशन को किस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे 560 डिवाइड बाई वैसे ही लिख देंगे, 5 2 का एलसीएम लेंगे तो वो कितना आ जाएगा 10, 10 को डिवाइड करेंगे 5 से तो कितना आ जाएगा 5 2 ज़ा 10, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर के साथ यानी 4 के साथ, यानी 2 4 ज़ा 8, प्लस का साइन वैसे ही लिख देंगे। उसी तरह से 10 को डिवाइड करेंगे 2 से, यहाँ पे आ जाएगा 2 5 ज़ा 10, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर के साथ तो यहाँ पर आ जाएगा 5 और उसी तरह से आगे भी आ जाएगा 5। अब यहाँ पे सिंपली इनको इक्वेशन को आगे किस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे, लेट्स सी दिस। यहाँ पे 60 डिवाइड का साइन हमने वैसे ही लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए 5 + 5 कितने आ जाएंगे 10, 10 में 8 ऐड करेंगे यहाँ पे आ जाएगा 18। अब यहाँ पे हमें पता होना चाहिए जब डिवाइड का साइन हो, जब उसको हम मल्टीप्लाई के साइन के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो ये जो अगली वाली रकम होती है वो इट गॉट रेसिप्रोकल, इसका उल्टा हो जाता है। सो लेट्स सी दिस, यहाँ पे डिवाइड का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे रेसिप्रोकल हो जाएगा, यहाँ पे 18/10 था तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू 10/18, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू 10/18। यहाँ पे सिंपली हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे सॉल्व करके आ जाएगा हमारे पास 100/3। सो इफ वी यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे सिंपली सॉल्व करें, यहाँ पे 100/3 after solving this, and when we will convert this into the mixed fraction, then which will be the right option? So option B will be the right choice. When 100/3 will be converted into the mixed fraction, the option B could be the right choice. यहाँ पे देख लीजिए 60 × 100/18, तो
तो यहाँ पे सॉल्व करके यहाँ पे आ जाएगा 600 अपॉन 18 एंड व्हेन यू डिवाइड 600 विद 18 यू विल गॉट 100 upon 3 and after converting that into the mixed fraction the option B could be the right choice. So I hope you get this one. This is a very interesting and very tricky question. Find the market price of a washing machine which is sold at rupees 66,294 after allowing a discount of 13%. वॉशिंग मशीन की अंकित कीमत ज्ञात करें जो 13% की छूट देने के बाद 66,294 रुपये में बेची जाती है। यहाँ पर 4 ऑप्शंस दी गई हैं। फर्स्टली यहाँ पर हमें देखना है कि हमें क्या क्या दिया गया है। हमें सबसे पहले क्वेश्चन में यहाँ पे मार्केट प्राइस निकालना है, यानी हमें अंकित कीमत ज्ञात करनी है। दूसरी बात, हमें बोला गया है कि वॉशिंग मशीन को बेचा जाता है पर डिस्काउंट देने के बाद, यानी डिस्काउंट कितना दिया गया था? डिस्काउंट यहाँ पे दिया गया था 13%, 13%। और जब वो डिस्काउंट 13% दिया जाता है, 13% दिया जाता है, तो कहाँ जाकर वो उसको बेचा जाता है। यहाँ पर बोला गया है कि 13% की छूट देने के बाद 66,294 रुपये में बेची जाती है, यानी बेचने को हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस, यानी विक्रय मूल्य। यहाँ पर सिंपली हम यहाँ पे वॉशिंग मशीन बना लेंगे। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हमें निकालना क्या है? हमें अंकित कीमत ज्ञात करनी है। तो हम मान के चल लेंगे कि अंकित कीमत यहाँ पर है x। सबसे पहले जो हमें यहाँ पर हमने लिख ली अंकित कीमत, जो हमें चीज़ नहीं दी थी वो हमने मान के यहाँ पे रख ली। यहाँ पे फार्मूला क्या रहेगा? लेट्स सी दिस फार्मूला। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। यहाँ पे देख लीजिए, मार्केट प्राइस में से अगर आप डिस्काउंट माइनस करेंगे तो किसके बराबर रहेगा? सेलिंग प्राइस के बराबर रहेगा। यानी जो अंकित वैल्यू थी, यानी मार्केट प्राइस था, उसके ऊपर क्या हुआ? उसके ऊपर डिस्काउंट लगा, यानी डिस्काउंट क्या हो गया? वो कम हो गया। तो जब यहाँ पे जैसे हम मार्केट में जाते हैं, कोई चीज़ खरीदते हैं, तो उसके ऊपर मार्केट प्राइस लगा होता है। तो फिर क्या होता है कि हम दुकानदार को बोलते हैं कि भैया कुछ डिस्काउंट कर दो, तो फिर वो क्या करता है? वो डिस्काउंट करता है। तो सपोज करो कोई चीज़ 100 रुपये की थी, अब आपने बोला कि भैया डिस्काउंट करो, उसने 20 रुपये डिस्काउंट दिया, तो 20 रुपये डिस्काउंट दिया, तो 100 रुपये की चीज़ अब आपको 80 रुपये में मिल रही है। यानी उसने, दुकानदार ने कितने रुपए की बेची वो चीज़ आपको बेची 100 रुपये की, सॉरी 80 रुपये की बेची। यानी 100 रुपये उसका अंकित मूल्य था, पर आपने बोला भैया डिस्काउंट दो 20 रुपया। अब आपने बोला 20 रुपये डिस्काउंट दो, तो जो यानी 100 रुपये की चीज़ आपको कितने रुपए में बेची दुकानदार ने? 80 रुपये में। उसने 20 रुपये आपको डिस्काउंट दिया। उसी तरह से फार्मूला भी यहाँ पे बन जाएगा, मार्केट प्राइस यानी अंकित कीमत माइनस डिस्काउंट यानी छूट इज इक्वल टू विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस। सो MP माइनस डिस्काउंट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस यानी अंकित कीमत माइनस छूट इज इक्वल टू विक्रय मूल्य। दिस इज अ फार्मूला। दिस इज हाउ यू कैन just understand this formula. So यहाँ पे अंकित कीमत कितनी है, डिस्काउंट कितना है और विक्रय मूल्य कितना है, यहाँ पे हम देख सकते हैं। सो यहाँ पे देख लीजिए, अंकित कीमत यानी मार्केट प्राइस, व्हाट इज द मार्केट प्राइस, वो हम यहाँ पे x कंसीडर करेंगे। डिस्काउंट कितना दिया गया? डिस्काउंट दिया गया 13%। किसका? मार्केट प्राइस का, यानी 13% ऑफ x इज इक्वल टू कितने रुपए में बेची गई मशीन? 66,294 रुपये में वॉशिंग मशीन बेची गई। यहाँ पे देख लीजिए, हमें यहाँ पे एक और ट्रिक पता होना चाहिए। परसेंटेज का मीनिंग क्या रहता है? परसेंटेज का मीनिंग रहता है, जब भी हमें परसेंटेज दिया होता है तो हम क्या करते हैं? डिवाइड बाय 100 कर देते हैं। क्या कर देते हैं? डिवाइड बाय 100। सो लेट्स सी दिस इक्वेशन। 13% को हम क्या लिख देंगे? 13/100। एक्स के नीचे कुछ नहीं है, तो हमें यहाँ पे लिख देंगे x/1 माइनस 13/100 x इज इक्वल टू 66,294।
अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे, इस इक्वेशन को किस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे। 1 और 100 का एलसीएम लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 100, 100 को डिवाइड करेंगे 1 से तो 100 आ जाएगा, 100 को फिर x से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 100x माइनस दोबारा से 100 को 100 से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 1, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर यानी 13x के साथ, तो यहाँ पे माइनस 13x इस तरह से हम लिख देंगे। यहाँ पर इक्वेशन बन जाएगी 100x माइनस 13x अपॉन 100 इज इक्वल टू 66,294। अब हम क्या करेंगे, 100 में से 13 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 87x अपॉन 100 इज इक्वल टू 66,294। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देख लीजिए 87 अपॉन 100 है, अब ये दूसरी साइड जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू 66,294 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 87। अब यहाँ पे देख लीजिए x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 66,294, 2 जीरो यहाँ पे लगा दी, डिवाइड बाई 87, यानी अब हम 66,294 2 जीरो यहाँ पे दी हुई है, इसको डिवाइड करेंगे 87 के साथ, तो डिवाइड करके यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 76,200। सो इफ वी सी द चॉइसेस, सो ऑप्शन 4 इज द राइट चॉइस। So this is the question which is totally depend upon the formula. If you know the formula, just apply the value which are given in the question and you can simply solve it. Just make a practice 2 or 3 questions, you will be able to solve this kind of question. So I hope you get this one. So the question given is, एक ड्रम 1/3 पानी से भरा होता है, यदि इसे भरने के लिए 60 लीटर अधिक पानी की आवश्यकता होती है तो ड्रम की क्षमता क्या है। अ ड्रम इज 1/3 फुल ऑफ वाटर इफ 60 लीटर मोर वाटर इज रिक्वायर्ड टू फिल इट अप, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द ड्रम। सो सिंपली यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला गया है, यहाँ पर आपको ड्रम दिया गया है और यहाँ पे बोला गया है कि 1/3 यानी 1/3 पोर्शन ड्रम का भरा हुआ है और इसे पूरा भरने के लिए 60 लीटर पानी की आवश्यकता है, तो ड्रम की क्षमता कितनी होगी, यानी हमें बोला गया है व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द ड्रम। तो हम सिंपली मान के चलेंगे, हम बोलेंगे कि माना कि कुल धारिता, लेट द टोटल वॉल्यूम, हम ये सपोज करके चलते हैं कि टोटल वॉल्यूम ऑफ द ड्रम इज इक्वल टू बी। अब यहाँ पे हम सिंपली यहाँ पे ये देख लीजिए ड्रम है, सो वी आर फिलिंग इट अप एंड यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे बोला गया है कि 1/3 यानी 1/3 इज फुल ऑफ वाटर, 1/3 इज फुल ऑफ वाटर, 1/3 पोर्शन पानी से भरा हुआ है और यहाँ पे बोला गया है कि यदि इसके अंदर 60 लीटर पानी डालें तो ये पूरा भर जाएगा, यानी फिलहाल जो दूसरा पोर्शन है वो है उसके अंदर, यानी खाली जो पोर्शन है उसके अंदर अगर हम 60 लीटर पानी डालें तो हमारा ये जो पूरा है पूरा भर जाएगा। सो यहाँ पे देख लीजिए हमने इस तरह से कंसीडर कर लिया, तो हमारे पास खाली पोर्शन जो था, खाली पोर्शन में कितना पानी आ सकता है, खाली पोर्शन में कितना पानी आ सकता है, 60 लीटर पानी आ सकता है, और ये जो फिलहाल जो भरा हुआ पोर्शन है वो है 1/3 बी। सो यहाँ पे एक ट्रिक तो यहाँ पे पता लगा हमें, यहाँ पे ट्रिक क्या था, ट्रिक यही था कि जो टोटल कैपेसिटी ऑफ द ड्रम है वो किस तरह से रहेगी, यानी फुल, अभी जो फिलहाल कितना फुल है वो करंटली वो कितना फुल है, वो है 1/3 पोर्शन, टोटल वॉल्यूम का 1/3 पोर्शन जो है भरा हुआ है, और खाली पोर्शन में अगर हम 60 लीटर पानी डालें तो वो पूरा ड्रम भर जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए जो एम्प्टी पोर्शन है उसके अंदर, एम्प्टी यानी ये जो खाली पोर्शन है इसके अंदर 60 लीटर पानी डालें तो ड्रम भर जाएगा,
और फुल यानी ऑलरेडी जो करेंटली जो भरा हुआ है वो पोर्शन है 1/3 बी। तो इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो ये आ जाएगा टोटल, यानी एम्प्टी प्लस फुल इज इक्वल टू टोटल। यहाँ पे देख लीजिए एम्प्टी कितना था, यानी खाली पोर्शन कितना था, यानी उसके अंदर अगर हम 60 लीटर पानी डालें तो ड्रम पूरा भर जाएगा, यानी एम्प्टी की जगह हमने क्या लिख दिया 60, प्लस फुल की जगह हमने कितना, फुल यानी करंटली जो भरा हुआ है, फुल की जगह हमने लिख दिया V/3 इज इक्वल टू बी। अभी हम क्या देखेंगे, यहाँ पे देख लीजिए 60 इज इक्वल टू B/3 प्लस का था, दूसरी साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए 60 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 और 3 का एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा 3, 3 को डिवाइड करेंगे 1 से तो यहाँ पे आ जाएगा 3, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर यानी v के साथ तो यहाँ पे आ जाएगा 3v, माइनस का साइन हमने वैसे ही लिख दिया। अभी हम दोबारा से क्या करेंगे, 3 को डिवाइड करेंगे 3 से, यहाँ पर आ जाएगा 1, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर के साथ, न्यूमरेटर कितना था v, तो यहाँ पर आ गया 3v माइनस v/3। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पर एक प्लस का साइन है और एक माइनस का, यानी 3v में से अगर एक v माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2v, और साइन हमेशा उसी रकम का रहता है जो बड़ी रकम हो, यानी हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई, इक्वेशन यहाँ पर हमारे पास बन गई 60 इज इक्वल टू 2v/3, 60 इज इक्वल टू 2v/3। अब यहाँ पे देख लीजिए हम सिंपली इस इक्वेशन को किस तरह से लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 60 इज इक्वल टू v मल्टीप्लाई 2/3। अब यहाँ पे किस तरह से सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देख लीजिए अगर हम v की वैल्यू निकालें, वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ v, 2/3 राइट, 2/3 अगर इस साइड में है, अगर ये दूसरी साइड में जाएगा, देख लीजिए 2/3 हमारा राइट हैंड साइड में था, तो ये अगर ये लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, राइट हैंड साइड में था 2/3 तो दूसरी साइड जाकर कितना आ जाएगा 3/2। अभी हम क्या करेंगे, सिंपली इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 3 जा 6, यहाँ पर आ जाएगा 30, यानी 30 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू आ जाएगा v, यानी 30 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो यहाँ पर आ जाएगा 90, सो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा 90 is the right choice. So option third is the right choice. So what is the capacity of the drum? The capacity of the drum is equal to, so option third is the correct choice. I hope you get this one. Let's see another question. यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, एक पानी की टंकी के निम्न आयाम है, लंबाई 1 मीटर, चौड़ाई 80 सेंटीमीटर, ऊंचाई 120 सेंटीमीटर, ये कितने लीटर पानी संग्रहित कर सकती है। A water tank has the following dimensions: length is equal to 1 meter, width is equal to 80 centimeter, height is equal to 120 centimeter. How many liters of the water can it store? यहाँ पे टंकी की डायमेंशंस दी गई हैं और यहाँ पे बोला गया है कि ये कितना पानी अपने अंदर इकट्ठा कर सकती है, संग्रहित कर सकती है। यहाँ पे वाटर टैंक दिया गया है और यहाँ पे बोला गया है हाउ मेनी लीटर्स ऑफ द वाटर कैन इट स्टोर। बट यहाँ पे ट्रिक क्या है, यहाँ पे डायमेंशंस जो हैं वो इस तरह से दी हैं कि इनके साथ जो यूनिट्स लगी हैं वो अलग अलग से हैं। कोई यहाँ पे ऊंचाई सेंटीमीटर में दी है, तो यहाँ पे लंबाई लेंथ जो है वो आपको मीटर में दी है। तो यहाँ पे लिटिल बिट कन्वर्सन एंड इट इज़ इजी। यहाँ पर हम टंकी वाटर टैंक जो है, पानी का टैंक जो इस तरह से बना लेंगे। यहाँ पर हम बोलेंगे कि लेंथ हमें दी है 1 मीटर और ब्रेड्थ कितनी दी है, ब्रेड्थ यानी चौड़ाई हमें दी है 80 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी दी है, और ऊंचाई यहाँ पे दी है 120 सेंटीमीटर। तो हम बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ द वाटर टैंक, यानी अगर हमें डायमेंशंस दी हों तो हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। देन व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ दैट? We should know that if we know the dimensions, then we can calculate the volume of the water tank.
So volume of the water tank is equal to what? Volume of the water tank is equal to length multiply breadth multiply height, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई. So trick क्या पता लगा? What is the trick we have got from this? That if we know the dimensions, we can calculate the volume of the water tank. So that is the trick. So यहाँ पर हमें एक और ट्रिक पता होना चाहिए. 1 मीटर का क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर. So what does it mean? 1 meter का cube is equal to 1000 liter. It means that when you have to convert the meter cube into the liter, then we will simply multiply with the 1000. Simply multiply with the 1000. That is the trick. So firstly, and we should also know that that 1 meter is equal to 100 centimeter. So 1 meter is equal to 100 centimeter. So when you are converting the meter into centimeter, जब आप मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे? सिंपली 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे. अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 100 राइट हैंड साइड में है, अगर लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो डिवाइड का हो जाएगा, क्योंकि 100 जो है राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा. So 1 upon 100 meter is equal to centimeter. So what is the formula we have get from here? हमें यहाँ पे क्या पता लगा? हमें पता लगा सेंटीमीटर का मीटर बनाना है तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा. इस फार्मूलाज के अंदर ये जो एरोज है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. इन एरोज के बेसिस पे आप बना सकते हो कि क्या कन्वर्जन हो रही है. यानी मीटर का सेंटीमीटर में बनाया तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, मीटर का सेंटीमीटर बनाया तो क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई. और सेंटीमीटर का यदि मीटर बनाया तो 100 से डिवाइड करेंगे. तो क्या करेंगे? 100 से डिवाइड करेंगे. सो लेंथ हमें यहाँ पे कितनी दी थी? 1 मीटर. लेंथ हमें दी थी 1 मीटर. और विड्थ कितनी दी थी, यानी ब्रेड्थ यानी चौड़ाई कितनी दी थी? 80 सेंटीमीटर. और हमें पता है कि यदि सेंटीमीटर का मीटर बनाना है तो हम क्या करेंगे? हम 100 से डिवाइड करेंगे. सो डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 100 को 80 से डिवाइड करेंगे, 0 से यहाँ पे 0 कैंसल आउट हो जाएगी. यहाँ पर सिंपली हम इसको लिख देंगे 8/10. यहाँ पे देख लीजिए 8/10 को अगर हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना हो किस तरह से लिखेंगे? क्योंकि 10 में एक 0 है, यानी दशमलव के राइट हैंड साइड में एक डिजिट रहेगा. सो 8/10 को डेसिमल में किस तरह से लिखेंगे? 0.8. यहाँ पे देख लीजिए तो 0.8 मीटर, क्योंकि दशमलव के राइट हैंड साइड में एक डिजिट है. उसी तरह से ऊंचाई यानी हाइट हमें दी थी 120 सेंटीमीटर. एंड व्हाट वी नो दैट सेंटीमीटर का मीटर बनाना है. सिर्फ आप एरो देखिए, फार्मूले में एरो दिया है, वहाँ से सब कुछ पता लग रहा है. सेंटीमीटर का मीटर बनाना है तो 100 से सिंपली डिवाइड करेंगे. तो हम क्या करेंगे? सिंपली 120 को डिवाइड करेंगे 100 के साथ, तो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगी. और सिंपली हम इसको क्या लिख देंगे? 12/10. और जब इसका डेसिमल कन्वर्जन करेंगे तो हम याद रखेंगे कि एक 0 है यहाँ पे. 10 में यहाँ पे डिनोमिनेटर में सिर्फ एक 0 है, यानी डेसिमल के राइट हैंड साइड में सिर्फ एक डिजिट रहेगा. तो हम इसको क्या लिख देंगे? हम इसको लिख देंगे 1.2 मीटर. सो वॉल्यूम ऑफ द वाटर टैंक कितना हो जाएगा? वी नो दैट ना. वी नो इफ वी आर डायमेंशंस आर गिवन देन वी कैन कैलकुलेट द वॉल्यूम एंड यू नो द वाटर इट कैन स्टोर. सो यहाँ पे हम क्या करेंगे? लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों डायमेंशंस हमारी मीटर में आ चुकी हैं. 1 मल्टीप्लाई 0.8 मल्टीप्लाई 1.2. यहाँ पे देख लीजिए 0.8 में दशमलव के राइट हैंड साइड में एक डिजिट है, और यहाँ पे 1.2 में भी दशमलव के राइट हैंड साइड में एक डिजिट है. यानी अगर हम टोटल देखें तो दशमलव के राइट हैंड साइड में 2 डिजिट रहेंगे जो हमारा रिजल्ट रहेगा. सो 12/8 से कितने आ जाएंगे? 96. तो पर रिजल्ट में जो हमारा आंसर आएगा वहाँ पे दशमलव के राइट हैंड साइड में 2 डिजिट रहने वाले हैं. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 0.96. एंड मीटर को अगर हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? मीटर का क्यूब. एंड वी नो दैट व्हेन वी आर कन्वर्टिंग द मीटर क्यूब इनटू लीटर, देन व्हाट वी डू? वी सिंपली मल्टीप्लाई विद द 1000. So we will try to solve it out.
सो 0.96, सो अब यहाँ पे देख लीजिए 0.96 यानी 0.96 यानी दशमलव के राइट हैंड साइड में कितनी डिजिट है? 0.96 यानी दशमलव के राइट हैंड साइड में 2 डिजिट है, यानी 96 अपॉन कितना हो जाएगा? 96 अपॉन इसको हम लिख देंगे 100 लिख देंगे। पर यहाँ पे सिंपली देखिए, यहाँ पे उससे पहले हम क्या करेंगे, 0.96 मीटर क्यूब है, मीटर क्यूब का लीटर बनाना है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 0.96 है यानी दशमलव की राइट हैंड साइड में 2 डिजिट है, तो हम सिंपली क्या करेंगे 96 अपॉन 100 कर देंगे और मल्टीप्लाई 1000 तो था ही। अब यहाँ पे हम देखेंगे इस जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी, दूसरी जीरो से दूसरी जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी। सो सिंपली अगर हम देखें तो 96 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ, तो यहाँ पे सिंपली हमारे पास आ जाएगा 960 लीटर। सो 960 लीटर। So if we see the choices, so option third is the right choice. This is a very interesting and very easy question, and it comes most of the time. So I hope you get this one. So let's see another question. यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, एक घनाकार टैंक 30 सेंटीमीटर लंबा, 30 सेंटीमीटर चौड़ा और 1 मीटर और 60 सेंटीमीटर ऊंचा होता है। इसमें 40 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक पानी है। टैंक में कितना अधिक घन सेंटीमीटर पानी डाला जा सकता है? अ क्यूबिकल टैंक इज 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, 30 सेंटीमीटर वाइड एंड 1 मीटर एंड 60 सेंटीमीटर हाई. It has water up to a height of 40 centimeter. How much more cubic centimeter of water can the tank contain? तो यहाँ पर एक टैंक दिया गया है और यहाँ पे बोला गया है कि टैंक की जो लंबाई है वो यहाँ पे दी है 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, और टैंक की जो चौड़ाई दी है वो हमें दी है, वो भी हमें 30 सेंटीमीटर वाइड दी है, और हमें जो ऊंचाई दी है वो हमें दी है 1 मीटर एंड 60 सेंटीमीटर। तो हम क्या बोलेंगे, वॉल्यूम ऑफ द वाटर टैंक कितना हो जाएगा? We simply know that. If we know the dimension and if we want to calculate the volume, अगर हमें आयतन निकालना है और हमें डायमेंशंस दी हैं तो हम क्या करेंगे, यानी घनाकार टैंक का आयतन कितना हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। सिंपली हम तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, वॉल्यूम ऑफ द वाटर टैंक यानी टंकी का वॉल्यूम कितना रहेगा, वो रहेगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। पर यहाँ पे जो हमारी ऊंचाई दी है वो डायमेंशन हमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में दी है, सो वी हैव टू मेक इट सिंपलर। सो जो ऊंचाई दी थी वो हमें कितनी दी थी, ऊंचाई दी थी 1 मीटर एंड 60 सेंटीमीटर। नाउ वी शुड नो द फार्मूला, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स व्हेन यू हैव टू कन्वर्ट द मीटर इनटू सेंटीमीटर, जब भी हमें मीटर का सेंटीमीटर बनाना है तो हम क्या करेंगे, सिंपली मल्टीप्लाई विद द 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 100 हमारा राइट हैंड साइड में था, मल्टीप्लाई हो रहा था लेफ्ट हैंड साइड में आया तो क्या हो गया, डिवाइड हो गया, यानी 1/100 मीटर इज इक्वल टू सेंटीमीटर। सो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स इज इक्वल टू व्हेन यू आर कन्वर्टिंग द सेंटीमीटर इंटू मीटर, जब भी सेंटीमीटर का मीटर बनाना है तो हम क्या करेंगे, सिंपली डिवाइड विद द 100। हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर का मीटर बनाना है तो 100 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए हम किस तरह से लिखेंगे, हम लिखेंगे 1 मीटर, यानी मीटर का सेंटीमीटर बनाना था तो यहाँ पर क्या लिख दिया, 1 मीटर की जगह हमने लिख दिया 100 सेंटीमीटर। एंड यानी एंड का मीनिंग रहता है प्लस, और 60 सेंटीमीटर ऑलरेडी सेंटीमीटर में था तो हमारे पास डायमेंशंस कितनी आ गई सॉल्व करके, डायमेंशंस सॉल्व करके आ गई यहाँ पर 160 सेंटीमीटर, यहाँ पर कितनी आ गई 160 सेंटीमीटर। सो जब हमें वॉल्यूम निकालना है तो अब हमारी सारी की सारी डायमेंशन सेंटीमीटर के फॉर्मेट में आ चुकी हैं। हमने सिंपली इस तरह से कंडीशन बनानी है कि लेंथ ब्रेड्थ हाइट
वो एक ही फॉर्मेट में रहें, या मीटर में है तो मीटर में रहें, बट यहाँ पे देख लीजिए 2 डायमेंशन सेंटीमीटर में है, तो हम तीसरी को भी कुछ एक तरह से हमने कन्वर्ट किया कि 1 मीटर 60 सेंटीमीटर को हमने कन्वर्ट करके सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके 160 सेंटीमीटर बना दिया। अब हम सिंपली क्या करेंगे, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 144,000। यहाँ पे सेंटीमीटर का क्यूब हो जाएगा, क्योंकि सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई करेंगे 3 बार तो यहाँ पे सेंटीमीटर का क्यूब आ जाएगा। नाउ वॉल्यूम ऑफ द वाटर फिल्ड इन अ टैंक। अब यहाँ पे बोला गया है कि टैंक में भरे पानी की मात्रा, यानी टैंक में भरे पानी की मात्रा को आप किस तरह से बोलेंगे, यानी आधा फिलहाल अभी ये टैंक भरा हुआ है, और कितना ये टैंक भरा हुआ है, यहाँ पे बोला गया है कि 40 सेंटीमीटर तक ये टैंक भरा हुआ है, यानी 40 सेंटीमीटर हाइट तक, अगर हम हाइट की बात करें तो 40 सेंटीमीटर हाइट तक ये टैंक भरा हुआ है। तो यहाँ पे सिंपली टैंक को कंसीडर तो करेंगे लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, बट अभी जहाँ तक पानी भरा हुआ है वो सिर्फ 40 सेंटीमीटर तक ही भरा हुआ है, यानी टैंक में भरे पानी की मात्रा कितनी हो जाएगी, वॉल्यूम ऑफ द वाटर फिल्ड इन टैंक कितना हो जाएगा, वॉल्यूम निकालेंगे, लेंथ तो वही रहेगी, ब्रेड्थ भी वही रहेगी, बस यहाँ पे चेंज आएगा हाइट के अंदर, क्योंकि बोला गया है कि इसमें 40 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक पानी फिलहाल है। तो यहाँ पे सिंपली तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सॉल्व करके आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 36,000 सेंटीमीटर का क्यूब। अब हम क्या बोलेंगे, अब हम बोलेंगे हम इस टंकी के अंदर और कितना पानी डालें कि टंकी पूरी तरह से भर जाए, टंकी पूरी तरह से भर जाए। तो हम क्या करेंगे, हम टोटल टंकी का जो वॉल्यूम है उसमें से ये जो फिल्ड पोर्शन है, ये जो भरे पानी की मात्रा है, कुल में से भरे पानी की मात्रा निकाल देंगे तो ये जो खाली पोर्शन है वो आ जाएगा, एम्प्टी पोर्शन आ जाएगा, और वही एम्प्टी पोर्शन हमें निकालना है कि हाउ मच वाटर कैन वी put it inside the tank into the empty portion so that it will filled up। सो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, यानी कुल हमारे पास जो वॉल्यूम था, उसमें से क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली देख लीजिए, कुल हमारे पास था 144,000, उसमें से जो अभी फिलहाल जो फिल्ड है वो था हमारे पास 36,000 सेंटीमीटर का क्यूब, तो हमारे पास माइनस करके सॉल्व करके आंसर आ जाएगा 108,000 सेंटीमीटर का क्यूब। अब यहाँ पे ट्रिक, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है कि जब भी हमें, यहाँ पे देख लीजिए 1 सेंटीमीटर का क्यूब इज इक्वल टू 1/1000 लीटर। What does it mean? It means that when you are converting the centimeter cube into liter, simply divide with the 1000, simply divide with the 1000। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जो फार्मूला दिया हुआ है, यानी सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर यानी घन सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर क्यूब को जब भी हमें लीटर में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली 1000 से डिवाइड कर देंगे। अभी यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 108,000 सेंटीमीटर का क्यूब तो दिया है, बट यहाँ पे ऑप्शंस तो नहीं है, हमें ऑप्शंस लीटर में दी हुई हैं। सो हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर का क्यूब व्हेन वी हैव टू चेंज इनटू लीटर, सो सिंपली वी विल सिंपली डिवाइड विद द 1000, सो वी विल सिंपली डिवाइड विद द 1000। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 108,000 को डिवाइड करेंगे 1000 के साथ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगी, दूसरी 0 से दूसरी 0, और तीसरी 0 से तीसरी 0। सो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 108 लीटर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 108 लीटर। सो इफ वी सी द चॉइसेस, सो ऑप्शन सेकंड इज द राइट चॉइस। सो आई होप यू गेट दिस वन। लेट्स सी अनदर क्वेश्चन। The question given is the average of the 10 number is 20 if the 5 is subtracted from every number, what will be the new average? 10 संख्याओं का औसत 20 है, यदि प्रत्येक संख्या से 5 घटाया जाता है तो नया औसत क्या होगा, और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। So simply we should know the formula. What is the formula of the average?
द फार्मूला ऑफ द एवरेज इज इक्वल टू, एवरेज यानी औसत, औसत का फार्मूला क्या रहेगा, सम ऑफ एलिमेंट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द एलिमेंट्स, यानी समस्त राशियों का योग डिवाइडेड बाय राशियों की संख्या, सम ऑफ द एलिमेंट्स एंड नंबर ऑफ द एलिमेंट्स. सो एवरेज इज इक्वल टू रेशियो ऑफ द सम ऑफ द एलिमेंट्स टू द नंबर ऑफ द एलिमेंट्स. सो एवरेज यदि हम देखें, एवरेज हमें प्रश्न में दी गई है 20, बोला गया है 10 संख्याओं का औसत 20 है, यानी एवरेज की जगह हमने लिख दिया 20. इज इक्वल टू का साइन हमने वैसे ही लिख दिया. यहाँ पे बोला गया है समस्त राशियों का योग, हमें यहाँ पे नहीं पता है समस्त राशियों का योग, तो हम इसको वैसे ही लिख देंगे. और हमें बोला गया है 10 संख्याओं का औसत 20 है, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स की जगह हम यहाँ पे लिख देंगे 10, क्योंकि हमें बोला गया है कि नंबर ऑफ द एवरेज ऑफ द 10 नंबर इज इक्वल टू 20. सो 10 नंबर आर गिवन, यानी राशियों की संख्या कितनी आ जाएगी, 10. अब यहाँ पे देख लीजिए 10 हमारा डिवाइड है, दूसरी साइड जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू हम सम ऑफ एलिमेंट्स यानी समस्त राशियों का योग वैसे ही लिख देंगे, यानी 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 200 इज इक्वल टू, यहाँ पर हम वैसे ही लिख देंगे सम ऑफ एलिमेंट्स यानी समस्त राशियों का योग. अभी यहाँ पे बोला गया है यदि 5 प्रत्येक संख्या में से घटाया जाता है, इफ 5 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम एवरी नंबर. अब यहाँ पे देखिए हमारे पास राशियां कितनी दी गई थी, राशियां दी गई थी 10 राशियां दी गई थी और प्रत्येक में से 5 घटा दिया, तो हमने टोटल कितना घटाया, यानी सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे. 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, तो यहाँ पर आ जाएगा 50, क्योंकि हमें बोला गया है कि प्रत्येक संख्या में से 5 घटाया जाता है, तो कितनी संख्याएं थी, तो सिंपली ट्रिक याद रखिए, प्रत्येक संख्या में से 5 घटाया गया तो कितनी संख्याएं थी, 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 के साथ, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 × 5 इज इक्वल टू 50. अभी यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे बोला गया है कि एवरेज यहाँ पे कितनी दी गई थी, एवरेज यहाँ पे बोला गया था, एवरेज यहाँ पे बोला गया था कि व्हाट विल बी द न्यू एवरेज. तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पर हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे टोटल, यानी यहाँ पर हमारे पास पहले टोटल कितना आ गया था, टोटल आ गया था समस्त राशियों का योग आ गया था 200, यानी अगर हम सारी संख्याओं को एडअप करें तो यहाँ पे 200 आ जाएगा. बट यहाँ पर अभी मैंने बोला कि प्रत्येक संख्या में से 5 घटाया जाता है, तो 10 संख्याएं थी, तो 10 संख्याओं में से 50 घटा दिए, यानी कुल हमारे पास समस्त राशियों का योग यानी सम ऑफ एलिमेंट्स कितना था, 200. तो हमारे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 150 इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लिख देंगे सम ऑफ एलिमेंट्स, क्योंकि यहाँ पर पहले हमने सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स निकाला था 200, वह 200 में से 50 चला गया, तो यहाँ पर रह गया 150. तो यहाँ पे न्यू एवरेज का फार्मूला कितना रहेगा, सम ऑफ एलिमेंट्स समस्त राशियों का योग नंबर ऑफ एलिमेंट्स. तो न्यू एवरेज कितना आ जाएगा, व्हाट विल बी द न्यू एवरेज, क्योंकि समस्त राशियों का योग अभी फिलहाल करेंटली कितना है, करेंटली फिलहाल अभी 150 है, क्योंकि 200 में से 50 माइनस कर दिए हैं, तो यहाँ पे न्यू एवरेज यहाँ पर आ जाएगी, समस्त राशियों का योग यहाँ पर आ जाएगा 150 डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो 10 ही रहेंगे, सो 0 कैंसल आउट विद 0, सो न्यू एवरेज वुड बी आवर आंसर, सो आवर आंसर वुड बी 15. So if we see the choices, so options second is the right choice. I hope you get this one. Let's see another question. सबसे छोटी संख्या क्या है जो 35, 56, 91 से विभाजित होने पर प्रत्येक मामले में 7 शेष रह जाती है. What is the smallest number that when divided by 35, 56, 91 leaves a remainder 7 in each case? इस प्रश्न में हम क्या करेंगे, सिंपली जो ऑप्शंस दी हैं ना उनको चेक करेंगे कि
कौन सी ऐसी ऑप्शन है जिसको 35, 56 और 91 से भाग करें तो 7 हमारा रिमाइंडर रह रहा है। इन चारों ऑप्शनों में से सिंपली डिवाइड करेंगे और आंसर आ जाएगा। Simply what we do, we will take all the option one by one and simply divide with 35, 56, 91 and see कि हर मामले में वहाँ पर 7 शेष रहना चाहिए। अगर 7 शेष रह रहा है हर मामले में, जब 35 से डिवाइड करें, 56 से डिवाइड करें और 91 से डिवाइड करके 7 रिमाइंडर रह रहा है, मीन्स that option is the correct choice and that is the trick of this question. And always in every year you are getting this kind of question. Simply just take the option and you can done this question very quickly, and this is a very easy trick. Okay, so let's start. So if we take the option 1, so what is the option 1? यहाँ पे option 1 है 3647, यानी 3647 को सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे 35 से। तो 35 का टेबल पढ़ें तो 35 वन ज़ा 35, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 35 वन ज़ा 35 और माइनस करके यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 और 4 नीचे आ जाएगा। 14 अभी छोटा है और 35 बड़ा है, तो हम 0 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे 14 हम दोबारा से वैसे ही लिख देंगे और यहाँ पे 7 हमारा नीचे आ जाएगा, यानी यहाँ पर आ जाएगा 147। अब 35 फोर्जा करें तो 35 फोर्जा यहाँ पर होता है 140, यानी 147 में से 140 अगर हम माइनस करें तो यहाँ पे रिमाइंडर यहाँ पर आता है 7। सो 3647 को अगर हमने 35 से डिवाइड किया तो हमारा रिमाइंडर 7 आ रहा है, यानी एक कंडीशन तो सेटिस्फाई यहाँ पर हो गई। दूसरी कंडीशन दी गई है कि 56 से डिवाइड करें तो भी रिमाइंडर 7 ही आना चाहिए, तो लेट्स डू दैट। यहाँ पर 3647 को डिवाइड करेंगे 56 के साथ, तो यहाँ पर हम टेबल पढ़ेंगे, 56 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 336। अब इन दोनों को माइनस कर देंगे, तो माइनस करने के बाद यहाँ पर 14 हो जाएंगे और यहाँ पर 5 रह जाएंगे। सो यहाँ पर आ जाएंगे 28, क्योंकि 14 में से 6 गए तो 8 रह जाएंगे, 5 में से 3 गए तो 2 रह जाएंगे, 3 से 3 तो ऑब्वियसली 0 ही रहेगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 7 हमारा नीचे यहाँ पर आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे 56 का टेबल पढ़ेंगे, 56 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 280, यहाँ पर कितना आ जाएगा 280। इन दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ पर रिमाइंडर आ जाएगा 7, यानी हमारी सेकेंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। जब हम रकम को जो ऑप्शन दी है उसको 56 से डिवाइड करें तो 7 हमारा रिमाइंडर रह रहा है। सो उसी तरह से हम क्या करेंगे, 3647 को डिवाइड करेंगे 91 के साथ। सो 91 के साथ डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 91 का टेबल पढ़ेंगे, 91 फोर्जा यहाँ पर आ जाएगा 364, तो ऑब्वियसली 364 से 364 माइनस करो तो 0 ही आ जाएगा, यहाँ पे क्रॉस क्रॉस क्रॉस, और यहाँ पे 7 हमारा नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे 7 छोटा है तो हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 91 0 ज़ा 0, तो यहाँ पे भी ये रिमाइंडर 7 ही आएगा, यानी थर्ड कंडीशन इज आल्सो सेटिस्फाइड। सो इफ वी सी द चॉइसेस, सो ऑप्शन 1 इज द right choice. So I hope you get this one. Let's see another question. तीस मीटर प्रति आयताकार खेत में बाड़ लगाने की लागत 2400 रुपये है। यदि खेत की लंबाई 24 मीटर है तो इसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ऑप्शंस दी गई हैं। The cost of fencing a rectangular field at rupees 30 per meter is rupees 2400 if the length of the field is 24 meter, then find its breadth. तो यहाँ पर एक खेत दिया गया है और
यहाँ पर एक खेत दिया गया है और यहाँ पे बोला गया है कि चारों तरफ बाड़ लगानी है। यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि फेंसिंग का मतलब होता है बाड़ लगाना है, जैसे खेतों में हम बाड़ लगाते हैं ताकि जानवर फसल को ना खा सकें। तो उसी तरह से हमने खेत में बाड़ लगा दी और हमें बोला गया है कि बाड़ हमने किस तरह से लगाई। बाड़ जो लगाई प्रति मीटर, यानी प्रति मीटर 30 मीटर प्रति आयताकार में बाड़ लगाने की लागत जो है वह 2400 रुपये है। पर सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लंबाई यहाँ पे कितनी दी गई है, लंबाई यहाँ पे दी गई है 24 मीटर। और अगर हम बात करें चौड़ाई की तो चौड़ाई हमें नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, हम ऐसा बोलेंगे कि माना कि आयताकार क्षेत्र की चौड़ाई, जो हमें चीज़ नहीं दी होती है हम उसको मान के चलते हैं, तो हम बोलेंगे माना कि आयताकार क्षेत्र की चौड़ाई, हम ये मान लेते हैं कि उसकी चौड़ाई x मीटर है, यानी लेट दी ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल टू x, यानी रेक्टेंगुलर फील्ड दी हुई थी, उसकी लेंथ हमें 24 मीटर दी थी और ब्रेड्थ हमें नहीं दी थी, तो हमने मान लिया, सपोज कर लिया कि इसकी जो ब्रेड्थ है वो है x मीटर। अब यहाँ पे बोला गया है कि टोटल कॉस्ट ऑफ द फेंसिंग, यानी बाड़ लगाने की कुल लागत कितनी दी गई थी, यानी पूरे खेत में जब हमने बाड़ लगा दी तो उसकी जो टोटल कॉस्ट थी वो थी, टोटल कॉस्ट थी 2400, यानी बाड़ लगाने की दर क्या थी, यानी दर थी यहाँ पे 30 रुपये पर मीटर, यानी पर मीटर के हिसाब से, यानी 1 मीटर बाड़ लगानी है तो 30 रुपये लगेंगे, तो पर मीटर के हिसाब से 30 रुपये बाड़ लगाने की दर थी। तो यहाँ पे ना एक बहुत टेक्निकल, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फार्मूला है, इसको आप ट्रिक भी बोल सकते हैं। यदि हमें कुल लागत दी है और हमें दर भी दी है कि पर मीटर के हिसाब से 30 रुपये लगेंगे और यहाँ पे जो टोटल कॉस्ट है पूरी फील्ड में बाड़ लगाने की जो टोटल कॉस्ट है वो भी हमें दी गई है, इफ दीज टू डायमेंशंस आर गिवन देन वी कैन कैलकुलेट द पैरीमीटर, इन दैट केस वी कैन कैलकुलेट द पैरीमीटर। तो दो चीज़ें हमें पता है, टोटल कॉस्ट हमें पता है और हमें दर पता है, तो हम पैरीमीटर निकाल सकते हैं, वी कैन फाइंड आउट द पैरीमीटर। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, पैरीमीटर आ जाएगा टोटल कॉस्ट अपॉन रेट, यानी कुल लागत अपॉन दर, कुल लागत अपॉन दर। तो यहाँ पे कुल लागत कितनी थी, कुल लागत यहाँ पे दी थी 2400 रुपीज़ और दर कितनी दी थी, दर हमें दी थी 30 रुपये पर मीटर। तो यहाँ पे हम देखेंगे 0 से 0 कैंसल आउट हो जाएगा, 3 का टेबल पढ़ें तो यहाँ पे आ जाएगा 3 8 ज़ा 24, 0 वैसे ही लिख दी। सो यहाँ पे रुपीज़ से रुपीज़ कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे मीटर डिवाइड में था ऊपर जाके मल्टीप्लाई का हो जाएगा, यानी परिमाप, यानी पैरीमीटर हमारे पास निकल गया 80 मीटर। 80 मीटर कितना आ गया हमारे पास, 80 मीटर आ गया पैरीमीटर। व्हाट वी शुड नो द फार्मूला, हमें फार्मूला पता होना चाहिए। हमारे पास फार्मूला रहता है पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, यानी आयताकार क्षेत्र का जो परिमाप रहता है वो कितना रहता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अब हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे देखिए, जब हमने परिमाप निकालना है आयताकार क्षेत्र का, यानी आयताकार खेत का, और पैरीमीटर निकालना है, तो 2 इंटू एल की जगह तो हमने लेंथ लिख दी क्योंकि लेंथ हमें दी थी 24 मीटर, और ब्रेड्थ की जगह हमने एक्स ले लिया क्योंकि हम चौड़ाई को एक्स मान के चले हैं। तो ऑलरेडी अगर हम देखें तो परिमाप हमने ऑलरेडी 80 मीटर निकाला है, तो दोनों को कंपेयर करेंगे, यानी 2 इंटू 24 प्लस एक्स मीटर इज इक्वल टू 80। अब हम ये क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट का मीनिंग होता है मल्टीप्लाई, यानी 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 24 के साथ, यानी 24 2 जा कितने हो जाते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं 48, प्लस 2 को प्लस का साइन वैसे लिख दिया, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ, तो यहाँ पर आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 80, यानी 48 प्लस 2x इज इक्वल टू 80। अभी यहाँ पे देखिए 48 प्लस का है, दूसरी साइड जाएगा, यानी 48 लेफ्ट हैंड साइड में है, जब ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, तो ये बन जाएगा माइनस का, यानी 2x इज इक्वल टू 80 माइनस 48, 2x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 80 माइनस 48। तो हम क्या करेंगे, 2x इज इक्वल टू 80 में से 48 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 32। अभी यहाँ पे देख लीजिए 2x में ये जो 2 है
वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी साइड जाकर कितना हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू 32/2। एंड 2 का टेबल पढ़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 16 2 ज़ा 32, यानी 32 को जब डिवाइड करेंगे 2 से तो यहाँ पे 16 आ जाएगा। एंड इफ वी सी द चॉइसेस, सो ऑप्शंस आर गिवन, सो द राइट चॉइस, सो ऑप्शन बी कुड बी द राइट चॉइस। सो